आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी जेईई सेकंड पेपर के लिए बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी, एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन देखेंगे, इसके इफेक्ट देखेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, एसिड रेन और ओजोन डिप्लेशन। ये सब हमारे आरआरबी सेकंड पेज में आएगा। ये सभी के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सभी में आना है 10 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ये पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें जैसे विविधता देखेंगे, प्रकार, मापन, प्रवणता, संरक्षण, ये सब देखेंगे हम लोग। पर्यावरण क्या है? परि प्लस आवरण। परि मतलब हम और हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, मतलब हम कौन है? जीवित, जीव, आवास, परिवेश। ठीक है, सजीवी संबंध क्या है इसमें? इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। और इसमें इसके अंदर क्या इकोलॉजी में क्या आता है? जीवित जीव होता है, भौतिक व जैविक वातावरण, अंतर संबंध, अध्ययन, परिस्थिति की। सजीवी संबंध में क्या है? जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं एवं आवास व पोषण का साझा करते हैं। ठीक है, जीवित पदार्थों के चारों ओर फैला स्थान जिसके साथ उसका सजीवी संबंध हो। इसके बारे में किसने बताया था? अर्नेस्ट हैकेल, याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकेल 1865 ईस्वी में, और रिटर ने भी दिया था। अध्ययन आधारभूत इकाई क्या है? परिस्थिति तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट में क्या आता है? बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। अब इसमें बायोटिक में क्या होता है? जैविक रासायनिक क्रिया होती है। बायोकेमिकल एक्टिविटी करने की क्षमता रखते हैं, जैसे श्वसन, रिस्पिरेशन होता है, पाचन, डाइजेशन, प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और एबायोटिक में क्या होता है? एबायोटिक में वायु प्रेजेंस रहेगा, प्रकाश के प्रेजेंस में होता है। अंतर संबंधित क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है इसमें। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों से निम्नलिखित संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है? इकोसिस्टम। 1935 में एजी टेंसले ये वनस्पति बॉटनी में दिया था। ओडम जो थे बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट। ठीक है, ओडम क्या है? ओडम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका जैसे केंद्रक, क्रोमेटिन, धागा, डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिकता की इकाई, जीन विशेष गुणों को आधार करती है। इसमें कई चीज़ जैसे आ जाता है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सब आते हैं। ठीक है, जैविक घटक, अजैविक घटक होता है। इसमें जैसे कि जैविक घटक में जीन, कोशिका, ऊतक, अंग, शरीर संख्या, ये सब आ जाते हैं। बायोटिक सिस्टम होते हैं। ये जीन क्या है? जीन तंत्र का हिस्सा है। कोशिका क्या है? कोशिका तंत्र का निर्माण करता है। ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। अंग तंत्र। और सर जीव क्या होता है? जीव तंत्र का निर्माण करता है। और जनसंख्या क्या होता है? जनसंख्या तंत्र का निर्माण करता है। जैविक संख्या परिस्थिति। अब ऐसे होता है एक दूसरे को शाकाहारी, मांसाहारी उत्पाद, उत्पाद जैसे हो गया घास वगैरह हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? सौर ऊर्जा की। बायो केमिकल एनर्जी के निर्माण करते हैं। हरे वनस्पति में जैसे हरे वनस्पति होते हैं, उत्पादक कौन होता है? हरे वनस्पति होता है, शैवाल होता है, क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया होता है। और जो भक्षक करता है, सर्वाहारी क्या करता है? ये शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। ये डायरेक्ट उत्पाद भी खा सकता है, जैसे फल वगैरह होता है, ये सब खा सकते हैं। मृदा पोषक तत्व, मृदा और पोषक तत्व में पोषक तत्व जल, जटिल पदार्थ, सरल पदार्थ होता है। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, बायोम समूह, जैवमंडल। वृक्षों का समूह वन बायोम कहलाता है। वृक्ष, झाड़ियों
एवं वृक्ष प्लस घास और झाड़ियाँ इसका समूह होता है तो क्या कहते हैं, सवाना होता है। वनों का समूह होता है तो वन बायोम कहते हैं इसे। घास का समूह तो स्टेपिज बायोम होता है, जैसे शंकुधारी क्या है, टाइगर बायोम होता है। मरुस्थलीय वनस्पति मरुस्थलीय बायोम होता है। टुंड्रा वनस्पति होता है। वायुमंडलीय, स्थल वायुमंडलीय, जैविक, जलमंडल, जैवमंडल। वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, जैविक मंडल, ये पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, जैवमंडल, बायोस्फीयर बनाते हैं। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण जीवित जीवों के चारों ओर का आवास है, जिसके साथ उसका सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध एक ऐसा संबंध है जिससे जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं एवं अपने आसपास के पोषण को साझा करते हैं। जीवित जीव का अनेक भौतिक है। जैविक पर्यावरण के साथ साथ अंतर संबंध का अध्ययन परिस्थिति कहते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित बातों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक अध्ययन का आधारभूत इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पर्यावरण के संबंधित बातों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों में निर्मित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। फिर से देख लेते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों से निर्मित संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम ब्रिटेन के वनस्पति शास्त्री एजी टेंसले, याद रखेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटेन के वनस्पति शास्त्री कौन था, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द को ही दिया था। आगे यूएसए के कौन थे, ओडम थे। ओडम नाम याद रखें। ओडम साहब ने बायोलॉजी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के क्रम में इकोसिस्टम शब्द की विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की। अब देख लेते हैं इनके जैविक समुदायों एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। फिर से देख लेते हैं। जैविक समुदायों एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों के निर्मित संरचना एवं कार्यात्मक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहा जाता है। आवास के स्थान पर बायोम स्थलीय अथवा जलीय हो सकते हैं। आवास के स्थान पर बायोम स्थलीय या जलीय हो सकते हैं। स्थल खंडों में वृक्षों के समूह से निर्मित बायोम को वन बायोम, वृक्ष, झाड़ी एवं घास से निर्मित बायोम को सवाना बायोम कहते हैं। देख लेते हैं। स्थल खंडों में वृक्ष के समूह से निर्मित बायोम को वन बायोम, वृक्ष, झाड़ियाँ एवं घास से निर्मित बायोम को सवाना बायोम, घास बायोम को स्टेपी बायोम, शंकुधारी वनों के समूह से निर्मित बायोम को टैगा बायोम, शंकुधारी वनों के समूह से निर्मित बायोम को टैगा बायोम कहा जाता है। जबकि मरुस्थलीय वनस्पति के समूह से बने बायोम को मरुस्थलीय बायोम कहते हैं। बायोम का समूह बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर अथवा जैवमंडल एक बृहद एवं जटिल संरचना है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर का समूह बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर अथवा जैवमंडल एक बृहद एवं जटिल संरचना है जिसमें कई पारिस्थितिकी तंत्र आपस में अंतर संबंधित होकर अंतर क्रियाएं करते हैं। समझ गए। जैवमंडल पर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैविक समुदायों का अंतर संबंध होता है। पृथ्वी एक बृहद जैवमंडल के रूप में है। जैवमंडल की सूक्ष्मतम इकाई पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। ध्यान रखेंगे। जैवमंडल की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, वापस इकोसिस्टम। सर्वप्रथम रीटर महोदय वर्ष 1865 में पारिस्थितिकी शब्द को दिया था।
जबकि जर्मन के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हाइकल ने वर्ष 1869 में ओइकोलॉजी शब्द दिया था एवं पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया था। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। इसमें क्या क्या करते हैं? एक तो करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का, और दूसरा क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का। ठीक है, अभी हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ये फिर क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम और टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बटेगा एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। और अजैविक घटक में भौतिक घटक, रासायनिक घटक। भौतिक घटक में जैसे प्रकाश हुआ, तापमान हुआ, ऊंचाई हुआ, पवन, जल, मृदा। और रासायनिक में क्या होता है? इसमें कार्बनिक आ जाता है, इसमें अकार्बनिक आ जाता है। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है। अकार्बनिक में लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक होता है। जैविक घटक, जैविक घटक की बात करते हैं। जैविक घटक क्या है? वायरल रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से वायरस का विकास करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन होना। उत्पादक, आइए देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। शाकाहार, ये इसको कौन खाता है? शाकाहारी खाते हैं। उत्पादक के कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये उत्पादक के अंतर्गत क्या आते हैं? हरे वनस्पति आते हैं, शैवाल आते हैं, क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया आते हैं, पोषक तत्व जो जल अवशोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं सौर ऊर्जा के प्रेजेंस में, और जैव रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैविक घटक में जैसे हो गया उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक क्या है? उत्पादक के लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल, हरे वनस्पति होते हैं, शैवाल होते हैं। उपभोक्ता जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो उपभोक्ता है, जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। मुख्य उपभोक्ता और गौण उपभोक्ता। भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं ये गौण उपभोक्ता। और मुख्य उपभोक्ता क्या होते हैं? सॉरी, इसमें भोजन को मुख से ग्रहण नहीं करते हैं गौण उपभोक्ता में। ठीक है, और इसमें मुख्य उपभोक्ता में क्या होता है? जो भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं, जैसे शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ये क्या होते हैं? गौण उपभोक्ता में क्या घटक घटक के रूप में होते हैं, बैक्टीरिया कवक आते हैं। जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे घटक होते हैं जो स्वतः जैव रासायनिक क्रियाओं को करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के पोषण संरचना का ज्ञान जैविक घटकों से होता है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक को प्रकृति का कार्यात्मक खंड माना जाता है, क्योंकि ये पोषण के प्रकार एवं ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर होते हैं। जैविक घटकों जीवों के पोषण संबंध के आधार पर स्वपोषी और परपोषी घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्वपोषी घटक के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के ऐसे जैविक घटक सम्मिलित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये आवश्यकता रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यह जैव रासायनिक ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र के पोषण की ऊर्जा होती है। स्वतः घटकों को पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत हरे वनस्पति, विभिन्न प्रकार के शैवाल, क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे घटक जो भोजन के निर्माण का कार्य नहीं करते हैं एवं उत्पादकों के द्वारा निर्मित पोषक पदार्थों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं। परपोषी घटक कहलाते हैं। परपोषी घटकों को उपभोक्ता अवघटनकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं एवं अपनी कार्य क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तीन हो सकते हैं। जबकि अपघटनकर्ता क्या होता है? मृतपोषी होते हैं। ये पोषण के लिए पदार्थों पर आश्रित होते हैं और इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के गौण उपभोक्ता समूह भी कहा जाता है। किंतु ये उपभोक्ता से अलग
अलग होते हैं एवं भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि अपने शरीर से मृत अवशोषी पदार्थ पर एंजाइम का स्राव करते हैं एवं पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने के क्रम में उन्हें अवशोषित करते हैं एवं पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों को पुनः चक्रण के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, और एक आता है संक्रमणशील पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, और स्थलीय में क्या आता है, वनस्पति आता है, सवाना, स्टेपीज, टैगा, टुंड्रा, मरुस्थली, ये सब आते हैं किसमें, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आता है, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अथवा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें प्रवाल भित्ति ये सब आते हैं। संक्रमणशील में क्या स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसी में आता है गतिशील जल का पारिस्थितिकी तंत्र। गतिशील जल में क्या होता है, लैक्टिक इकोसिस्टम, नदी, झरना, नहर, ये सब आ जाते हैं। और स्थिर जल का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, स्थिर जल का इसमें आता है लैंटिक इकोसिस्टम, लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब हो गया, मतलब रुका हुआ है ये चीज़ें, झील होगा, पोखर होगा, जो रुके हुए जल का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे कोरल इकोसिस्टम होता है ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जैसे तापमान हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, लवणता हो गया। ठीक है, ये औसतन होता है। जल में खुली ऑक्सीजन की मात्रा, जलीय ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है कौन, जलीय जंतुओं को ऑटो ऑक्सीजन करता है कौन, जल में खुली रहती है जो। पोषक पदार्थ की मात्रा क्या है, संतुलित मात्रा कौन होना चाहिए उसमें। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी संतुलित होते हैं। अब सूर्य का प्रकाश का क्या है, इसमें सूर्य के प्रकाश की पहुँच के आधार पर क्या है, फोटिक और एफोटिक। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण देखो इसमें क्या होता है, एफोटिक जोन में क्या होता है, प्रकाशित भाग होता है जिसमें शोषण के कार्य। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण या शोषण की क्रिया होती है। ठीक है, अब प्रकाशित भाग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा शोषण की क्रिया होती है। अब छिलछिला जलीय भाग है, जड़युक्त वनस्पति प्रकाशी। इसमें क्या होता है, देखो आधा जल के अंदर होता है, आधा जल के बाहर होता है। लेटरल जोन प्रकाश संश्लेषण होता है, शोषण होता है, जड़युक्त फोटिक होता है। ठीक है, प्रकाश का भी जरूरत पड़ता है, शोषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है फोटिक जोन। प्रकाश संश्लेषण शोषण की क्रिया होती है फोटिक जोन में, इसे सोरोबिक क्षेत्र कहते हैं। एफोटिक जोन में क्या होता है, केवल शोषण होता है, यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जहाँ प्रकाश पहुँचता ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, अंधकार में भाग होता है। अवस्था खंडों की भांति जलीय क्षेत्रों में भी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को स्वतः जलीय, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं संक्रमणशील पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित जल के पारिस्थितिकी तंत्र को लैक्टिक इकोसिस्टम, लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे झील, तालाब, पोखर आदि में विकसित होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र, जबकि गतिशील जल में के पारिस्थितिक तंत्र को लोटिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत झरने, नदी, नाले आदि के सम्मिलित पारिस्थितिक तंत्र को शामिल किया जाता है। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख उदाहरण के रूप में कौन है, प्रवाल प्रदेशों के में को सम्मिलित किया जाता है। जबकि संक्रमणशील पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आर्द्रभूमि, मैंग्रोव तथा एस्चुरी ज्वारनद पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास का तापमान, सूर्य प्रकाश का प्रच्छोद, लवणता, जल से घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा एवं पोषक तत्वों की मात्रा जैसे कारकों के सम्मिलित प्रभाव से होती है। जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में तापमान के प्रति कम सहनशील को दर्शाता है। अतः जल के तापमान में होने वाला थोड़ा भी परिवर्तन जलीय पारिस्थितिक तंत्र के विनाश का कारण बन सकती है। यही कारण है कि जब कभी औद्योगिक क्षेत्र में किसी जलीय निकाय, झील आदि में जब गर्म जल की निकास की जाती है तो धीरे धीरे जलीय पारिस्थितिक तंत्र अपनी विविधता को खो देते हैं। जलीय
पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन विकास के लिए प्रकाश की पहुँच अन्य महत्वपूर्ण कारक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जिस स्थान तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है उसे प्रकाशित क्षेत्र अथवा कोटिक जोन कहा जाता है। अधिक गहराई में जाने पर धीरे धीरे प्रकाश की उपलब्धता घटने लगती है एवं सीमा के पश्चात प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ अंधकारमय क्षेत्र विकास होता है। इसे अंधकारमय क्षेत्र को जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अप्रकाशित भाग या एपोप्टिक जोन कहते हैं। प्रकाशित भागों में प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों ही क्रिया प्रकाशित भाग में प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण और शोषण क्रिया दोनों होती है प्रकाशित भाग में, जबकि अप्रकाशित भाग में केवल शोषण की प्रक्रिया होती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ जीव उपस्थित होते हैं किंतु अवसादों पर निर्माण होकर जीवन यापन करते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को वेलाचाली क्षेत्र एवं सरोजावी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेलाचाली क्षेत्र का संबंध छिछले जलीय पारिस्थितिक तंत्र से है, जहाँ अधिकांश जड़युक्त वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें कीचड़ में धंसी रहती हैं एवं शेष भाग का विस्तार खुले क्षेत्र की ओर होता है। वेलाचाली क्षेत्र आवश्यक रूप से जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश भाग का हिस्सा है। वेलाचाली क्षेत्र के आगे विकसित होने वाले संपूर्ण जलीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र को सरोजवी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोजवी क्षेत्र कहते हैं। सरोजवी क्षेत्र का विकास प्रकाशीय एवं अप्रकाशीय दोनों ही रूपों में होता है। यहाँ डूबे हुए व तैरते हुए वनस्पति का विकास होता है। सरोजवी क्षेत्र अप्रकाशीय भाग को एबाइसल जोन कहा जाता है। यह गहरा जलीय क्षेत्र होता है। अंधकारमय होने के साथ साथ ये क्षेत्र ऐसे जंतुओं का आवास स्थल है जो अवसादों में निर्भर करते हैं। यहाँ घोंघा, स्लग एवं अन्य सूक्ष्म जीव अवसादों पर जीवन निर्वहन करते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए लवणता का संतुलित होना आवश्यक है। फिर लवणता के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विकास स्वच्छ जलीय एवं पारिस्थितिकी तंत्र एवं लवणीय जल के पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित होता है। जल की लवणता को 35% या 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। जल की लवणता को 35% का मतलब होता है 35 ग्राम 1000 ग्राम में। अधिक होने पर सागरीय जल का पानी विविधता में क्रमशः कमी आती है। अधिक होने पर क्या होता है? सागरीय जल का पारिस्थितिक विविधता में कमी आती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के माध्यम से जलीय जंतुओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जब कभी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घटती है तब जलीय पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलित होने के कारण जलीय जीवों की मृत्यु के साथ पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन विकास के लिए पोषक की उचित मात्रा का होना आवश्यक है, क्योंकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की मात्रा का एक सीमा से कम होने पर पोषक तत्वों के अभाव के कारण जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है, जबकि पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में पहुंचने से सुपोषण की समस्या के कारण जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित हो जाता है। अंततः जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो जाता है, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राणी जात एवं वनस्पति जात, अब इसमें देखेंगे हम क्या? प्लैंक्टन देखेंगे। प्लैंक्टन समुदाय, नेक्टन समुदाय, वेंटिक समुदाय, ठीक है। प्लैंक्टन के बारे में देखते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्म पादप व जंतुओं का समुदाय होता है, ठीक है। ये धारा के साथ बह जाते हैं। इसके साथ देखो सूक्ष्म पादपों का समुदाय होता है, सूक्ष्म जंतुओं का समुदाय होता है, ठीक है। ये फाइलोप्लैंक्टन होता है, जूप्लैंक्टन होता है। जो जंतु होता है वो जूप्लैंक्टन होता है, जो पादप होता है वो फाइलोप्लैंक्टन होता है। जूप्लैंक्टन में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में कड़ी का निर्माण करते हैं। और फाइलोप्लैंक्टन में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करने का भोजन निर्माण करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। ये संख्या फिर इनकी संख्या क्या होती? बढ़ती है।
प्रजनन रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन ये बढ़ती है, सब बढ़ते क्रम में है। ठीक है। जलीय परिस्थिति तंत्र के प्राणी जात एवं वनस्पति जात को प्लैंक्टन समुदाय, नेक्टन समुदाय एवं बेंथिक समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्लैंक्टन समुदाय जलीय परिस्थिति तंत्र के सूक्ष्म पादप व जंतुओं का समुदाय है जो सागर के जली की सतह पर ऊपर तैरते हैं। इस समुदाय के सदस्य धारा के विपरीत तैरने के सक्षम नहीं होते, बल्कि ये जल प्रवाह के साथ साथ प्रवाहित होते हैं। प्लैंक्टन समुदाय के सदस्यों को फाइटोप्लैंक्टन एवं जूप्लैंक्टन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्मदर्शी पादपों के समुदाय है जिनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है। ये अन्य कम समय में तीव्र गति से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। साथ ही प्रकाश संश्लेषण करने के कारण जलीय परिस्थिति तंत्र में उत्पादक का कार्य भी करते हैं। शैवाल, डायटम, फ्लैगेलेट्स के इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जूप्लैंक्टन अथवा जंतुप्लवक सागरीय परिस्थिति तंत्र के सूक्ष्म जीव होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन से अपना भोजन प्राप्त करती है। वे सागरीय चारागाह अर्थात फाइटोप्लैंक्टन एवं बड़े जलीय जंतुओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। कील, टेनोफोर्स, जेलीफिश, कीपोफोर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्टन समुदाय के सदस्य जलीय परिस्थिति तंत्र के स्वतंत्र तैराक होते हैं। इनके अंतर्गत बड़े आकार के शक्तिशाली जंतु आते हैं। धाराओं के विपरीत तैरने में सक्षम होते हैं, जैसे विभिन्न मछलियाँ, डॉल्फिन, सील प्रजनन स्थल पर किंतु भोजन सागर में करता है। देखो ये क्या कहते हैं, विभिन्न मछलियाँ, डॉल्फिन, सील ये जो होती हैं क्या करती है, प्रजनन स्थल पर इत्यादि। बेंथिक समुदाय के सदस्य सागर के तट के समीप रहने वाले पादप जंतु होते हैं। कीचड़ में होते हैं, रेत में होते हैं अथवा जल की तली के चट्टानों पर संरचना आदि में आवारा बनकर रहते हैं। बेंथिक समुदाय के सदस्यों में सीवीड्स, बड़े शैवाल, जोस्टर, टर्टल, घास जैसी वनस्पतियां, ऑक्टोपस, बाइबेल, केकड़े, मुजेला, स्टारफिश जैसे जंतु सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रवाल होता है। प्रवाल क्या होता है, प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया करते हैं, प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। इसमें जुजंथले, कोलेंट्रेटा, जुजेंथल में कोलेंट्रेटा प्रवाल कीट होते हैं, इसके अंतर आते हैं। जुजेंथल में क्या है, वनस्पति जो भूरी नीली शैवाल के रूप होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं। इन दोनों के बीच की कड़ी क्या, सजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, सकारात्मक परिस्थिति अन्योन्य क्रिया करते हैं, पोषण और आवास को साझा करते हैं। इन दोनों के बीच की कोलेंट्रेटा क्या है, जंतु चूना प्रधान जीव, चूना पत्थर को जीव आवास चूना पत्थर की जीव होती है, आवास प्रदान करती है। जुजेंथला ये क्या है, कोलेंट्रेटा क्या है, जड़, जुजेंथला ये ऊपर है। चूना पत्थर की खोल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कोरल द्वारा निर्मित प्रवाल भित्ति, कोरल से मिलकर बनता है, क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति करते हैं। समुद्र में जुजेंथली एवं प्रवाल कीट अर्थात कोलेंट्रेटा सहजीवी के संबंधक रूप में रहते हैं। जुजेंथली हरे भूरे रंग की शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करते हैं, जिससे जीव जंतु प्लवक प्रवाल कीट को पोषण की प्राप्ति होती है। बदले में जंतु प्लवक के द्वारा जुजेंथली को आवास प्रदान किया जाता है। महासागर में प्रवाल कीटों की प्रजाति है। महासागर में प्रवाल कीटों की विविधता से सबसे अधिक होने के कारण इन्हें समुद्री वर्षा वन के रूप में मान्यता दी गई। जब कभी प्रवाल कीटों के विकास के लिए विपरीत दशाओं का विकास होता है, तब जुजेंथली के प्रवाल कीट से अलग होने के कारण प्रवाल रंगहीन हो जाते हैं, जिससे प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया से प्रवाल कीटों का तीव्रता से मृत्यु होती है। प्रवाल कीट चूना प्रधान जीव होते हैं
जो अपने चारों ओर चूना पत्थर चट्टान से निर्मित संरचनाओं का विकास करते हैं, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति कहा जाता है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति याद रखेंगे इस पेज पे। भित्ति कहा जाता है। महासागरों के प्रवाल के द्वारा निर्मित द्वीपों को क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है। प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। जलीय निकास तापमान कितनी होती है? 20 से 22 डिग्री। महासागरीय क्षेत्र के लवणता 37 से 35%। इसका मतलब होता है कि 27 से 35 ग्राम और कितने में? 1000 ग्राम में लवणता क्या होती है? उच्च होती है। स्वच्छ जल कोरल विकास नहीं होगा। स्वच्छ जल में क्या होता है? कोरल का विकास नहीं होता है। पोषक तत्व क्या होता है? अभाव होता है। जल की गहराई क्या होता है? 30 फैदम होती है। एक फैदम में कितना होता है? 6 फीट होता है। गहराई बढ़ती है तो क्या सूर्य के प्रकाश पहुँच नहीं पाएगी तो घटेगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का दर घटेगी। अधिक गहराई के क्षेत्र में बढ़ने पर कोरल के विकास के लिए प्रतिकूल दशा होती है। अब इसमें पोषक तत्वों की मात्रा की बात करते हैं। औसत मात्रा क्या होती है? कम मात्रा पोषक तत्वों का अभाव होता है। अगर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी तो केरल के मुख में पोषक तत्व जमा होगा, कोरल ब्लॉगिंग होगी। कोरल की मृत्यु हो जाएगी, अधिक में भी और कम में भी। महासागरीय क्षेत्रों में प्रवाल कीटों के संतुलन विकास के लिए जल के तापमान का औसत तापमान के आसपास होना आवश्यक है, क्योंकि प्रवाल की ऐसी सागरीय जीव है जो ताप परिवर्तन के प्रति कम सहनशील है। अतः औसतन तापमान में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन प्रवाल कीटों की मृत्यु के कारण बन सकता है। महासागरीय क्षेत्रों में प्रवाल का सबसे अच्छा विकास 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य होता है। प्रवाल कीटों के विकास के लिए आवश्यकता है कि जल की लवणता न तो बहुत अधिक हो, न तो अत्यंत कम हो। प्रवाल कीट एक चूना प्रधान जीव है जो अपने चारों ओर चूना पत्थर से निर्मित संरचना का निर्माण करता है, इसलिए स्वच्छ जल होने पर इनका विकास नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर लवणता की अत्यधिक मात्रा में होने पर प्रवाल कीटों के मुख से लवण के जमाव से कोरल ब्लॉगिंग जैसी स्थितियां होती है, कोरल की मृत्यु हो जाती है। अतः महासागर में जल की लवणता 27 से 35% के मध्य होने पर कोरल के विकास के लिए आदर्श दशाओं का निर्माण होता है। कोरल का विकास छिछले जलीय भागों में सामान्यतः 30 फैदम की गहराई होती है। एक फैदम कितने होता है? 6 फीट होता है। प्रवाल कीटों का जीवन जुजंतली के संतुलित विकास पर निर्भर करती है। अधिक गहरे जलीय क्षेत्रों की ओर जाने पर प्रकाश की पहुंच कम होने के कारण प्रकाश संश्लेषण दर घटता है एवं कोरल के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं निर्मित होती हैं। यही कारण है कि गहरे समुद्री क्षेत्रों में अप्रकाशीय भाग में प्रवाल का विकास नहीं होता है। कोरल का विकास जलीय स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। स्वच्छ जलों में पोषक तत्वों का अभाव होने के कारण जहाँ प्रवालों का विकास नहीं होता है, वहीं दूसरी ओर जल में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक बढ़ने के कारण प्रवाल कीटों के मुख में पोषक तत्वों का जमा होने से कोरल ब्लॉगिंग के कारण क्या होता है? कोरल ब्लॉगिंग के कारण कोरल की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि नदियों में डेल्टाई प्रदेशों में अवसादों की मात्रा अधिक होती है। अतः कोरल ब्लॉगिंग की समस्या के कारण इस क्षेत्र में कोरल के विकास के लिए प्रतिकूल दशाओं का विकास होता है। कोरल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है, फ्रिंगिंग रीफ, अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ, वलयाकार प्रवाल भित्ति, एटोल रीफ। ठीक है, ये इस तरीके से होता है लेगून झील में। वलयाकार इस तरीके का होता है, मतलब एक वलय का निर्माण करती है वलयाकार प्रवाल भित्ति। तट से संलग्न छिछले जलीय भाग में चूना पत्थर चट्टान से निर्मित स्थलाकृत संरचना को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति का स्थलमुखी ढाल मंद जबकि समुद्रवर्ती ढाल तीव्र होता है। इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी के निकट, रामेश्वरम के क्षेत्र में, दक्षिणी फ्लोरिडा के क्षेत्र में पाई जाती हैं।
तट से संलग्न एवं तट के समांतर विस्तृत रूप से विकसित होने के कारण प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। अवरोधक प्रवाल भित्ति विस्तृत एवं वृत्त प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। ये प्रवाल भित्तियाँ चूंकि तट के और प्रवेश करने के अवरोध उत्पन्न करती हैं, इसलिए इन्हें अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ एवं तट के मध्य निर्मित छिछले जलीय भाग को लैगून कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरवर्ती तट में ग्रेट बैरियर रीफ है। जब किसी द्वीप के चारों ओर अवरोधक प्रवाल भित्ति का विकास होता है एवं द्वीप किसी भी कारण से या तो अधोमुखी संचलन या फिर किसी वाटर लेवल बढ़ जाता है, जलमग्न हो जाता है, तब अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ द्वीप के चारों ओर विस्तृत रूप से विस्तारित हो जाती हैं एवं मध्य द्वीपीय क्षेत्र छिछले लैगून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित संरचना को एटोल कहते हैं। लक्षद्वीप समूह कई प्रकार एटोल के निर्मित संरचना पाई जाती हैं। रामसर सम्मेलन ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पेपर में आया भी है। रामसर सम्मेलन के अनुसार दलदली भूमि, पंख भूमि, पिक भूमि या जल कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी, अस्थायी, स्थिर, गतिमान जल, ताजा, खारा, लवणयुक्त जलभराव का क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जहां निम्न ज्वार के समय गहराई 6 मीटर से अधिक न हो। दल भूमि, पीठ भूमि, पंख भूमि, याद रखेंगे ये दल भूमि, पीठ भूमि, पंख भूमि। दल मतलब दलदल वाली, गहराई कितनी होनी, 6 मीटर से अधिक होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, कम होनी चाहिए। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, 73 में हुआ था, 82 में हुआ था। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, याद रखेंगे। 2 अक्टूबर को, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, 2 फेब को, याद रखेंगे। वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित एक अंतर सरकारी एवं बहुउद्देशीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन को रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक रूपरेखा बनाई गई। यह सम्मेलन 1975 में लागू हुआ, जबकि भारत में 1982 में। ये तो ध्यान रखेंगे, 1975, 1982, 1971, ये तीनों चीज़ याद रखेंगे। रामसर सम्मेलन का पक्षकार देश बना भारत में पहली रामसर साइट ओडिशा की चिल्का झील, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील थी। रामसर सम्मेलन में पक्षकार देशों के कुछ दायित्व का निर्धारण भी किया गया, जैसे महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में नामित करना, अर्थात इस सम्मेलन का पक्षकार बनने के लिए किसी भी देश को अपने भौगोलिक सीमा क्षेत्र में अवस्थित आर्द्रभूमियों में से कम एक आर्द्रभूमि को रामसर सम्मेलन की सूची में शामिल कराना होगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित करना होगा। साथ ही सीमा क्षेत्रीय अथवा अंतर्देशीय आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए संबंधित क्षेत्रों को रामसर कमेटी की गाइडलाइन का पालन करते हुए सहयोगात्मक रवैये को अपनाना होगा। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। 2 फरवरी, अभी बताया 2 फरवरी, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1971 में इसी दिन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। हालांकि पहला विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया। पहला विश्व कहाँ गया? विश्व में पहला आर्द्र भूमि दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था। वर्ष 2024 में बनाए गए आदर्श दिवस की थीम थी कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। इसमें क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण,
आर्द्रभूमि में मानव, जबकि वर्ष 2023 में आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन थी। 2022 में आर्द्रभूमि की थीम क्या थी? वाटर एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। ये तीनों याद रखेंगे। 21 में भी क्या थी? वेटलैंड एंड वाटर। अब नेक्स्ट ईयर की थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना है। ये 5 चीज़ें याद रखेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 5 ही याद रखेंगे। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मानव हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक तंत्र संकट, पारिस्थितिक संकट की स्थिति। आर्द्रभूमि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। आर्द्रभूमि के बारे में भारत में कब आया था? 1990 में रामसर साइट। अंतर्राष्ट्रीय महत्व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। मॉन्ट्रिक्स सूची का हिस्सा होना चाहिए। अधिचार संख्या जल संकट राजस्थान में, ये इसमें देता है। भारत में 1990 में, 93 में लोकटक झील, ये सब शामिल हुए हैं। तिलका झील उड़ीसा वाला है। लोकटक झील मणिपुर का। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वनोन्मूलन की समस्या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। सेलिगेशन की समस्या थी। गाद की समस्या का समाधान, गाद की समस्या। मॉन्ट्रिक्स सूची 2002 से बाहर किया गया था। रामसर संरक्षण पुरस्कार। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है जहां मानव हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया हो। यह रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही कार्य करता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के स्थल को क्रोप की सहमति से ही हटाया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत के 2 स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है एवं लोकटक झील मणिपुर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। वर्ष 1990 में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अतिचारण एवं पानी की समस्या के कारण मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत मवेशियों के अतिनियंत्रित चारण पर संरक्षित क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही जल संकट को दूर करने के लिए नहर के माध्यम से जलापूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1993 में मणिपुर के लोकटक झील को वनोन्मूलन की समस्या के कारण मॉन्ट्रिक्स सूची का हिस्सा बनाया गया। यहाँ ध्यान देने यह योग्य है कि लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो इकोसिस्टम जैव विविधता के दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ केवल नामजाओ नेशनल पार्क है जो संघाई हिरण का अंतिम आवास है। मणिपुर सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर लोकटक झील के संरक्षण का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी लोकटक झील को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। वर्ष 1993 में उड़ीसा के चिल्का झील को गाद की समस्या के कारण मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के शामिल किया गया है। इसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल के तुरंत बाद ही उड़ीसा सरकार के द्वारा भारत सरकार के साथ मिलकर गाद की समस्या के समाधान के लिए प्रभावशाली प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप वर्ष 2002 में चिल्का झील के मॉन्ट्रिक्स सूची से बाहर कर दिया गया। साथ ही इसे वर्ष 2002 का रामसर संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आदर्श संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास देखो 1971 में आया था ये, ठीक है। भारत सरकार का प्रयास 1982 में हुआ था, शुरुआत 1987 से, और इसमें 1985-86 में केंद्रीय पर्यावरण जल मंत्रालय नेशनल, ठीक है। वर्ष 1982 में भारत रामसर सम्मेलन का पक्षकार देश बना एवं भारत सरकार के द्वारा 1985-86 में राज्य सरकार के साथ मिलकर आर्द्रभूमि संरक्षण का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ऐसे आर्द्रभूमियों की पहचान की गई जिसके संरक्षण एवं प्रबंधन करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में
राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में स्थित आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा निर्देशों को तैयार करना है। ठीक है। कार्यक्रमों की निगरानी करना एवं आर्द्र भूमियों की एक सूची तैयार करना जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। आर्द्र भूमियों की स्थिति में ही गिरावट को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2010 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए नियम 2010 बनाए। आगे 2017 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंध नियम 2017 को लागू किया गया, जिसने नियम 2010 का स्थान लिया। वर्ष 2020 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नियम 2017 के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत अधिसूचना को जारी किया गया। तो इस सूचना के अंतर्गत आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक नीतियों एवं कार्य से संबंधित कार्यक्रमों एक्शन रिलेटेड प्रोग्राम पर केंद्र सरकार के सलाह देने के लिए आर्द्र राष्ट्रीय भूमि समिति नेशनल वेटलैंड कमेटी का गठन किया गया। इस नियम के तहत विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया एवं राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण गठन की बात की गई। यहाँ ध्यान देने योग्य कि राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण केंद्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों के आधार पर ही संरक्षण कार्यक्रमों की आगे बढ़ाएगा। ये नियम गांवों, शहरों, कस्बों, उद्योगों आदि से अवांछित कचरे एवं निर्गम की आर्द्र भूमियों पर ठोस अपशिष्ट डंपिंग जैसी चीज़ों पर रोक लगाते हैं। ये नियम गैर आर्द्र भूमि उद्देश्यों से आर्द्र भूमि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर रोक लगाते हैं। यह नियम राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के द्वारा अधिसूचित आर्द्र भूमि एवं रामसर सम्मेलन के तहत वर्गीकृत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्त आर्द्र भूमियों पर लागू होंगे। किंतु वर्ष 2017 के नियम बहुत व्यापक नहीं हैं, क्योंकि इन नियमों के अंतर्गत नदी के चैनलों, धान के खेतों, व्यक्तिगत उपयोगों के लिए मानव निर्मित जल निकाय, सिंचाई एवं क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया। साथ ही संरक्षण क्षेत्र में तटीय विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी शामिल नहीं किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र गतिविधियों के संचालन के लिए वर्ष 1991 में दिशा निर्देश जारी किए गए। इस अधिसूचना के अनुसार उच्च ज्वार रेखा 500 मीटर तक का क्षेत्र तथा संकरी खाड़ियाँ, ज्वार नद मुख्य क्षेत्रीय एवं नदियों के किनारे से 100 मीटर तक के क्षेत्र के तटीय विनिमय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है। नोट: वर्ष 2023 में प्रस्तुत किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक नई 3 वर्षीय योजना अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। साथ ही आर्द्र भूमियों के इष्टतम प्रयोग को बढ़ावा देना है। अनूप, स्वयं, कच्छ, मार्श, वृक्ष। इसमें क्या होता है? अनूप में क्या होता है? वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें वृक्ष। कच्छ में क्या होता है? वृक्ष नहीं होते हैं। ये आर्द्र भूमि से होते हैं। अनूप एवं कच्छ सामान्यतः बहते हुए जल से संबंधित आर्द्र भूमि के क्षेत्र होते हैं। अनूप में वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे आर्द्र भूमि वर्षा वन कहा जाता है, जबकि कच्छ में वृक्ष अनुपस्थित होते हैं। 2023 के बजट में सरकार ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की। ये 3 वर्षीय योजना है। रामसर भूमि, हिमाचल प्रदेश, पोंग डैम, रेणुका लेक। लद्दाख में क्या है? तोसो मोरिरी या तुस्कार। उत्तराखंड में क्या है? आसाम बैगजाम। हरियाणा में सुल्तानपुर और नेशनल पार्क। असम में क्या है? दीपोर। मणिपुर में क्या है? लोकटक। उड़ीसा में क्या है? कोल्डेरू। केरल में क्या है? ट्वेम्पनाड।
राजस्थान में क्या है, केवलादेव। गुजरात में क्या है, फोर और बधवाना। एमपी में क्या है, भोज। ये क्या है, अमृत योजना के अंतर्गत ये सभी चल रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बोग एवं फेन स्थिर जल में समुद्रित अर्धभूमि क्षेत्र होते हैं। सामान्यतः इनका विकास जलमग्न मृदा प्रदेश में पाया जाता है। बोग को वर्षा जल से जल की आपूर्ति होती है। ये क्षेत्र वृक्षयुक्त अथवा वृक्षहीन हो सकते हैं। जल भराव की स्थितियों के निर्मित होने के कारण अम्लों का विघटन नहीं होता है। ऐसे स्थानों को रासायनिक गुण अम्लीय होता है। ऐसे स्थानों का रासायनिक गुण क्या होता है, अम्लीय होता है। फेन ऐसे दलदली क्षेत्र होते हैं जहाँ धरातली अप्रवाहित होता है अथवा भूमिगत जल से जल की आपूर्ति होती है। इस प्रकार ये आर्द्रभूमि क्षेत्रों का रासायनिक गुण अम्लीय नहीं होता है। मैंग्रोव परिस्थिति, मैंग्रोव में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है। मोटी जेली होती, पत्ती कहते हैं मोटी जेली के समान। वाष्पीकरण करना होता है, कम होता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तटीय लवणी जल अथवा खारे जल में उगने वाले झाड़ीनुमा वृक्षों को मैंग्रोव कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का विकास सामान्यतः सागरों के वेलांचली क्षेत्र में होता है। इनका विकास ताजे अथवा मीठे पानी से भी हो सकता है, किंतु ऐसे स्थानों पर इनकी वृद्धि सामान्य से कम होती है। मैंग्रोव वनस्पति यह परिस्थिति की दृष्टि से अत्यंत सहनशील वनस्पतियां होती हैं। यह अत्यंत ही खारे अथवा लवणी जल में वृद्धि अथवा विकास कर सकते हैं। मैंग्रोव वनस्पति की जड़ पानी में का अवशोषण करने के क्रम में नमक की मात्रा को अलग कर लेते हैं। साथ ही मैंग्रोव वनस्पति के पौधे अपने ऊतकों में अन्य वनस्पति की तुलना में लवणों की अधिक मात्रा को संचित करने की क्षमता रखते हैं। मैंग्रोव वनस्पति में विशेष प्रकार के श्वसन जड़ों का विकास होती है, जिससे न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ये जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वृद्धि करती हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां जलीय संक्रमणीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, किंतु लवणी जल में इनकी वृद्धि एवं विकास होने के कारण वनस्पतियां पानी की कमी से जूझती रहती हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए पौधों की पत्तियां मोटी और चिकनी होती हैं। जिन विशेष स्थानों पर मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास होता है वहाँ जलभराव की स्थिति बनी रहती है। अतः मैंग्रोव वनस्पतियों की प्रजातियां क्रिप्टोवेरी की प्रक्रिया के दर्शाती है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे से कली के गिरने से पहले ही भ्रूण विकास का प्रारंभ हो जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का महत्व। मैंग्रोव वनस्पतियां हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने में सहायक होती हैं, क्योंकि वनस्पतियां कार्बन का प्रचुर मात्रा में स्थिरीकरण एवं वायुमंडल में CO2 की मात्रा को कम करने में सहायक होती हैं। मैंग्रोव वनस्पति अवसादों को जल से अलग करने के संबंध में प्राकृतिक जल शोधन का कार्य भी करती है। ये भारी जंतुओं से होने वाले प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति तटीवर्ती क्षेत्रों में एक प्राकृतिक बाड़ अथवा तटबंध के रूप में तटीय इलाकों में सुरक्षा करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति की सघनता के कारण समुद्री तरंग, सुनामी आदि से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा होती है। मैंग्रोव वनस्पति की उच्च कार्बन धारण क्षमता होती है, अतः इन वनस्पतियों की ईंधन की क्षमता को भी उच्च होती है। जैसे एक टन मैंग्रोव लकड़ी की ईंधन क्षमता 4-5 टन कोयले के बराबर होती है। मैंग्रोव वनस्पतियां बेलंचली क्षेत्र में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं, फाइटोप्लैंक्टन आदि से परागनी
दुष्प्रभाव से रक्षा करती हैं। अतः यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से मत्स्य उत्पादन के अच्छे स्रोत होते हैं। साथ ही मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र से शहद आदि भी प्राप्त भी आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। जैसे सुंदरवन क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष लगभग 110 से 115 टन शहद की प्राप्ति की जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार दोस्तों। गुजरात में मैंग्रोव वनस्पति के हाल के वर्षों में ह्रास देखा गया है। नंबर 2 पर है। बजट 2013 में मैंग्रोव क्षेत्र के संतुलित विकास के एवं तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव संरक्षण हेतु सामान्य जन की भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से मिस्टी पहल की शुरुआत की गई। मिस्टी। मिस्टी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर shoreline habitat and tangible income। समुद्र तट एवं साल्टन भूमि को मैंग्रोव कवर को बढ़ाना है। जैविक समुदाय आवास, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोस्फीयर, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? उत्पादकता, कैलोरी पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र, उत्पादक समूह, हरे वनस्पति और जल। हरे वनस्पति एवं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र का अस्थायित्व एवं पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। ये देख लेते हैं। सौर ऊर्जा क्या हरे वनस्पति में होते हैं। जैव रासायनिक क्रिया स्थिरीकरण करने के बाद क्या होता है? जैव रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं, पोषण ऊर्जा के रूप में संचित होता है। हरे वनस्पति क्या होता है? इसमें क्या सकल उत्पादकता होती है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या होता है? शाकाहारी जीव वो खाते हैं, फिर इसको मांसाहारी जीव खाते हैं। ये होता है, ये मांसाहारी ये शाकाहारी जो होते हैं द्वितीयक उत्पादकता करते हैं, सेकेंडरी इस पे। एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फूड चेन, ये जानते हैं फूड चेन के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जेई में, तो इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्राथमिक और द्वितीयक तमाम चीज़ें हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन, जैसे पौधा क्या कौन खाता है? हिरण को कौन खाता है? शेर क्या है? ईमानदार। पौधा क्या है? एक उत्पादक है, ठीक है। हिरण क्या है? शाकाहारी। शेर क्या है? मांसाहारी, मतलब तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब उत्पादकता कौन है? पौधा। उपभोक्ता कौन है? पहला हिरण होगा, फिर उसको कौन खाएगा? मांस। द्वितीय उपभोक्ता कौन? मांसाहारी, भोजपदा। अब जैसे पौधा है, पौधा क्या है? ये उत्पादकता है। या चूहा प्राथमिक होता है। सांप, फिर सांप को बाज खाएगा। ये पारिस्थितिक तंत्र में जीव एक दूसरे के साथ भोज एवं भंजक के रूप में अंतः संबंधित होकर एक श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक स्तर से सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर एक दृष्टि के रूप में होती है। खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती है उसकी दक्षता उतनी अधिक होती है। खाद्य जाल, टिड्डा मेढक को खाएगा, टिड्डी को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? मोर खाएगा। बकरी, पौधे को कौन खाएगा? बकरी खाएगा। पौधे को कौन खाएगा? चूहा भी खाएगा। चूहा को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को बाज खाएगा। सांप को मोर खाएगा, तो चूहा को बिल्ली खाएगा। पौधा को खरगोश खाएगा। बकरी को शेर खाएगा, ठीक है। खरगोश को भी शेर खाएगा। इस तरीके से ये क्या है? एक चेन बनी होती है। और शीर्ष उपभोक्ता होता है एक शीर्ष होता है। उपभोक्ता को सब खाते हैं। शीर्ष उपभोक्ता खाता है। शीर्ष उत्पादकता। देखो उत्पादकता जो होती है, जैसे घास वगैरह हो, ये कौन खाए? उपभोक्ता खाए। उपभोक्ता को क्या होगा? शीर्ष उपभोक्ता हो।
खाद्य श्रृंखला के अनुसार उत्पादकता स्तर पर शीर्ष उपभोक्ताओं की ओर जाने पर जीव एक दूसरे के प्रत्यक्षता संबंधित होते हैं, जो कि एक आदर्श परिकल्पना है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीव आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होकर एक जाल बना लेते हैं, जिसे बाह्य जाल कहा जाता है। इस प्रकार खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की मिश्रित रूप होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिक पिरामिड। इसका अर्थ क्या होता है? खाद्य श्रृंखला या पोषक स्तर, ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं, जिस स्तर पर ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है। प्रकार ऊर्जा का पिरामिड, जैव का पिरामिड और संख्या का पिरामिड। इसका इस कटिंग बांटते हैं। ऊर्जा के पिरामिड के हिसाब से देखते हैं ना, तो उत्पादक कौन होता है? हरे वनस्पति होते हैं। प्राथमिक उत्पादक शाकाहारी, द्वितीय होते हैं मांसाहारी होते हैं। जैसे 100 जूल की एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ये 10 जूल, तो ये 1 जूल। ठीक है। ये ट्रॉपिकल लेवल 1 में आता है, ट्रॉपिकल लेवल 2, ट्रॉपिकल लेवल 3। उत्पादक और शीर्ष उत्पादक ऊर्जा का जैसे देखो TL1, TL2, TL3 ऐसे ऊपर जाने पर ऊर्जा घटता है। ठीक है। इसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। सीधा होता है, सीधा मतलब ट्रेंगुलर। पारिस्थितिक तंत्र खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पोषक स्तरों को चित्रीय प्रदर्शन पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिक पिरामिड को ऊर्जा के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड एवं संख्या के पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा पिरामिड जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों में संचित की गई ऊर्जा के परिमाण का बोध होता है, ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्तर से सर्वोच्च उपभोक्ता के स्तर की ओर जाने पर ऊर्जा की उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। यही कारण है कि पारिस्थितिकी तंत्र पोषक स्तरों में ऊर्जा प्रवाह का चित्रीय प्रदर्शन सदैव पिरामिडनुमा होता है, अर्थात पिरामिड सदैव सीधा बनता है। जैव भार का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सीधा बनता है, जलीय पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता, देखो यहाँ उत्पादकता कौन है? हरे वनस्पति, जैव भार, बायोम। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। ठीक है। द्वितीय मांसाहार होती है। तृतीय होता है शेष मांसाहार होता है। क्या होता है? उत्पादकता बायोमास ये घटता जाता है। TL1 से कम, TL2 से जलीय परिस्थितियों। तृतीय को देखो उत्पादकता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, बायोमास। प्राथमिक होता है जूप्लैंक्टन। ठीक। द्वितीय होता है छोटी मछली, तृतीय होता है बड़ी मछली। बायोमास। ठीक है। उत्पादकता है बायोमास क्या होता है? इंक्रीज करता है बायोमास और इंक्रीज करता है। ठीक है। TL1 होता है साइज में, TL2, TL3, TL3। ये उल्टा पिरामिड होता है। जलीय परिस्थितियों का जैव भार का पिरामिड और जैव उत्पादकता नीचे शीर्ष ऊपर। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के प्रति इकाई में संचित कार्बनिक पदार्थों का जैव भार कहा जाता है। जैव भार के पिरामिड के द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक एवं विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं के जैव भार का बोध होता है। जैव भार का पिरामिड स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग प्रकार से बनता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक स्तर एवं शीर्ष उपभोक्ताओं के स्तर की ओर जैव भार की कमी आती है एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार का पिरामिड सीधा बनता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक स्तर में पादप से लेकर शीर्ष उपभोक्ता की मछलियों की ओर जाने वाली जैव भार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यही कारण है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड, जलीय तंत्र और स्थलीय तंत्र। स्थलीय तंत्र में जैसे घास का पारिस्थितिक तंत्र होता है, वन क्षेत्र। उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन संख्या ज़्यादा होती है।
प्राथमिक उपभोक्ता जूप्लैंक्टन घटती है। द्वितीय उपभोक्ता छोटी मछलियाँ और घटती है। तृतीय उपभोक्ता बड़ी मछलियाँ और घटती है। जलीय पाचन तंत्र के बारे में देख लिया हमने। गिद्ध के बारे में देख लो, मरे जीव को खाता है। टियर 1 टियर 2 टियर 3 उत्पादकता और उत्कृष्ट उपभोक्ता संख्या घट रही है, संख्या डिक्रीज हो रही है। सीधा पिरामिड होता है, प्रदर्शन कम होता, संख्या का चित्रीय प्रदर्शन घट रहा है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र संख्या घट रही है। घास का पारिस्थितिक तंत्र। अब घास को देखते हैं। ये घास का प्राथमिक में घास, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता शाकाहारी। घास की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। शाकाहारी जंतु उससे घट रहे हैं, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ठीक है। TL1 TL2 TL3 TL4 शीर्ष होता है सबसे कम और सीधा होता है पिरामिड और संख्या घट रही है। ओवन पारिस्थितिक तंत्र, इसका पिरामिड उल्टा होता है। उत्पादक में जैसे होता है वृक्ष, प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता है परजीवी। इनकी वृक्ष की संख्या कम होती है, ये सब बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उपभोक्ता नीचे से उपभोक्ता ऊपर, पिरामिड उल्टा होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक स्तर से शीर्ष उपभोक्ताओं की ओर जाने पर विभिन्न पोषी स्तर के सदस्यों की संख्या का चित्रीय प्रदर्शन संख्या पिरामिड कहलाता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र एवं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे घास, भूमि एवं वन्य पाचन। वन पारिस्थितिक तंत्र में बाह्य खाद्य श्रृंखला के पोषी को संख्या पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक स्तर से शीर्ष उपभोक्ताओं की ओर जाने पर संख्या में क्रमशः कमी आती है एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। घास और भूमि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक स्तर से शीर्ष उपभोक्ताओं की ओर जाने पर संख्या में क्रमशः कमी आती है एवं पिरामिड सीधा बनता है। जबकि वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक स्तर पर वृक्ष, प्राथमिक उपभोक्ताओं के स्तर पर शाकाहारी जंतु, द्वितीय उपभोक्ताओं के स्तर पर एवं परजीवी को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार उत्पादक स्तर से शीर्ष उपभोक्ताओं के स्तर की ओर जाने पर संख्याओं या आश्रित संख्याओं पर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यही कारण है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में पादपों का प्रवाह, भूजैविक रासायनिक चक्र, जैव आवर्धन और जैव संरचना, देखो जियो केमिकल साइकिल, बायो मैग्निफिकेशन एवं बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, देखो उत्पादक में हरे वनस्पति होते हैं, द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। और सर्वाहारी तीनों में आते हैं, 1 2 3, ठीक। जो हरे वनस्पति हों सूर्य का ऊर्जा जलीय मृदा पोषण, जल तत्व, कार्बनिक घटक, जलीय पदार्थ में सरल पदार्थ अपघटन करता है। कौन है? सरल पदार्थ को, हरे वनस्पति और जटिल पदार्थ, जटिल पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह ऐसे होता है। सरल पदार्थ, हरे वनस्पति, जटिल पदार्थ, विभिन्न जटिल पदार्थ अपघटन करता है। स्थल मंडल में देख लो, ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। अंतर संवहनी जैविक समुदाय अंतर, पदार्थों का चक्रीय प्रवाह, भूजैविक रासायनिक चक्र। हरे जो वनस्पति है, बकरी खाएगा, बकरी का शेर खाएगा। जापान में मिनीमाटा की खाड़ी। मिनीमाटा एक रोग था, किससे हुआ था? पारा से। फाइटोप्लैंक्टन, पारा, मिथाइल पारा, जू प्लैंक्टन, पारा का अनुपात इंक्रीज हो गया था। छोटी मछली, बड़ी मछली, मनुष्य, तो ये मछलियों में हुआ था। छोटी मछली में हुआ था, छोटी मछली के बड़ी मछली खाई, बड़ी मछली को मनुष्य खाया, मनुष्य मिनीमाटा रोग हुआ था, ठीक है। पारा का संक्रमण इंक्रीज हुआ था, बायो मैग्निफिकेशन हुआ। उत्पादक, प्रदूषण तत्व उत्पादक, TL1 TL2 TL3 प्रदूषण का संकेतन इंक्रीज कर रहा है। सर्वोच्च उपभोक्ता, पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक स्तर से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाने पर ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा के रूप में होता है। स्वपोषी स्तर के वृद्धि के साथ ऊर्जा का उपलब्धता में क्रमशः कमी आती है। जबकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में
पदार्थों का विभिन्न पोषक स्तरों एवं अजैविक घटकों स्तरों के मध्य चक्रीय प्रवाह होता है। भूजैविक रासायनिक चक्रों के द्वारा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के पोषक तत्वों का मृदा, जल, वायुमंडल एवं विभिन्न स्तरों के मध्य चक्रीय प्रवाह होता है, जो कि उच्च पोषण स्तरों के ऊर्जा की स्तर के जैविक घटकों को ऊर्जा की उपलब्धता कम मात्रा में होती है, जबकि उनकी कार्यशीलता अधिक होती है। इसलिए वे अपने ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्बनिक पदार्थों का अधिक मात्रा में संचयन करते हैं। जब कभी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई प्रदूषक तत्व सम्मिलित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसे पारिस्थितिक तंत्र के सर्वोच्च पोषण स्तर में स्थित सदस्य पर प्रदूषकों के संकेंद्रण का दर सर्वाधिक होता है, जिसे जैविक आवर्धन की प्रक्रिया कहा जाता है। जैविक आवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादक स्तर से सर्वोच्च उपभोक्ता के स्तर की ओर जाने पर प्रदूषण के संकेंद्रण की मात्रा बढ़ जाती है। मिनीमाटा की खाड़ी में पारा ये एक माह एक सप्ताह अनियमितीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण का खाद्य श्रृंखला के किसी भी पोषक स्तर पर समय के साथ साथ संग्रहण होने वाली वृद्धि जैव संचयन कहलाती है। जैव संचयन प्रदूषकों अथवा रसायनों के अंतर्ग्रहण, संग्रहण एवं निष्कासन के दर का समग्र परिणाम होती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदूषकों के अंतर्ग्रहण एवं संचयन की दर प्रदूषकों के निष्कासन के दर से अधिक हो जाती है। जैव संचयन कई पर्यावरण, जैविक तथा भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जैव संचयन को प्रभावित करने वाले कुछ निम्नलिखित कारण हैं, जैसे प्रदूषक पदार्थ, अंतर्ग्रहण, पदार्थों का भंडारण की क्षमता, पदार्थों के निष्कासन का दर, जब जल में प्रदूषकों की सांद्रता, किसी जीव की आयु, लिंग व प्रकार। जैव संचयन को पार्ट्स पर मिलियन ppm में मापी जाती है। जैव संचयन को किस में मापी जाती है? पार्ट्स पर मिलियन, ये याद रखना। पारिस्थितिक तंत्र के चक्र, जल चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, फास्फोरस चक्र होता है। ठीक है, इसमें कई चीज़ें आती हैं, जलीय निकाय, ये सब चीज़ें हैं, भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर 100% जल, 90% महासागर में होता है, 3% पे मीठा पानी होता है। ठीक है, और इसमें जो 3% में ये इसको अगर हम और बांटे तो ये 75% हिमनद में होता है, 24% भूमि में होता है, 1% सतही जल पे होता है, जैसे नदी पे, तालाब पे, पोखरा पे होता है। ठीक, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण अजैविक घटक है, जो जीवन के विकसित होने एवं संचालित होने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी में जल ठोस, तरल एवं गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। जल चक्र की प्रक्रिया के अंतर्गत जलीय निकायों से वाष्पीकरण के कारण वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पहुंचती है, जिससे वायु की आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। जब कभी आर्द्र एवं गर्म वायु के आरोहण की प्रक्रिया होती है, तो वायु के प्रसरण के कारण रुद्धोष्म शीतलन की प्रक्रिया के सापेक्ष में वृद्धि होती है। सापेक्ष आर्द्रता के 100% होने पर वायु संतृप्त हो जाती है एवं आर्द्रताग्राही नाभिक की उपस्थिति में संघनन की प्रक्रिया के कारण जलवाष्प का जल की बूंदों एवं हिमकणों के रूपांतरण हो जाते हैं। हिमकणों में रूपांतरण होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण संघनित जल की बूंदें अथवा हिम के कण वापस पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं एवं विभिन्न माध्यमों से आते हुए जलीय निकाय में सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार जलमंडल, वायुमंडल, स्तरमंडल, जैविक समुदायों के मध्य होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह का संबंध जल चक्र के प्रक्रिया से है। पृथ्वी पर लगभग 77% जलीय साम्राज्य है। पृथ्वी में उपलब्ध कुल जल में से लगभग 97% जल सागरों अथवा महासागरों में उपस्थित है, जो कि लवणीय अथवा खारा है। लगभग 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में है। पृथ्वी में उपलब्ध कुल स्वच्छ जल का अधिकांश लगभग 75% भाग हिमनदी के रूप में उपस्थित है, जबकि कुल स्वच्छ जल लगभग 24% भाग भूमिगत जल के रूप में है। पृथ्वी में उपलब्ध कुल जल का 1% भाग है सतही जल के रूप में नदी, स्वच्छ झीलों, तालाबों आदि में मीठे पानी के रूप में उपलब्ध है। फिर
उपलब्ध कुल ठोस जल के स्थानीय वितरणों में स्थलाकृत एवं ज्वालक जलवायु कारकों के प्रभाव के कारण विभिन्नता की स्थिति को देखने को मिलती है। यही कारण कि वर्तमान विश्व में जल संकट एक महत्वपूर्ण चुनौती बनती जा रही है। कार्बन चक्र देखो क्या है। कार्बन के CO2 के रूप में प्रकाश संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है और C6H12O से ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोकार्बन बनाता है, एसिड बनाता है। जलीय निकाय समुद्री जीव, प्रवाल जीव, अपघटन कार्बन। जीव एवं वनस्पति के लिए कुल शुष्क जैवभार के कार्बन की भूमिका महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय अथवा वैश्विक कार्बन की कुल मात्रा में सागर में विलेय कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं। जल में विलेय कार्बनिक वायुमंडल में कार्बन के एक संतुलित अनुपात को नियंत्रित करती है, जिससे वैश्विक तापमान की स्थिति में संतुलन बना रहता है। और पृथ्वी पर जंतुओं एवं वनस्पतियों का विकास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पादपों जंतुओं के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया से वायुमंडल में मुक्त होती है। वायुजीवी बैक्टीरिया भी कार्बन को वायुमंडलीय जलीय निकाय एवं मृदा आदि में पुनः मुक्त करते हैं। साथ ही साथ विघटन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की मांग को बढ़ाते हैं। वो उसी दर में वायुमंडल में CO2 को मुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि के कारण से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। वनस्पति, शैवाल, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल से उपस्थित कार्बन को निरंतर ग्रहण करते हैं एवं कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसे संश्लेषित करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के पोषक ऊर्जा के रूप में विभिन्न पोषी स्तरों में स्थानांतरित होती है। कभी कभी मृत वनस्पति एवं जीव जंतु का विघटन नहीं हो पाता एवं लंबे समय तक मृदा के नीचे दबे रहते हैं। परिणामस्वरूप कार्यांतर अथवा रूपांतरण की प्रक्रिया से जैव ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वह कार्बन चक्र की प्रक्रिया से तब तक बाहर रहती है जब तक मानवीय हस्तक्षेप प्रभावशाली न हो अथवा व्यापक स्तर पर स्थलाकृत रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं। एंथ्रोपोजेनिक युग में मानव ही हस्तक्षेप के कारण इस रूपांतरित कार्बन का सर्वाधिक दोहन किया गया, जिससे वायुमंडल में अन्य पदार्थों के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अंततः कार्बन का उत्सर्जन हुआ। पृथ्वी पर जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए वैश्विक तापमान पृथ्वी की सुरक्षा के लिए जल में घुली हुई कार्बन की मात्रा वृद्धि स्तर पर महासागरों के पास उपस्थित अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, चट्टान, मार्बल आदि में कार्बन का लंबे समय तक का संचरण बना रहता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन चक्र। जैसे कार्बन डाई और जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, पोषक एनर्जी। ऑक्सीजन निकलती है, क्लोरोफिल में हरे रंग का वर्णक भी पाया जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए एथलीट को ग्लूकोज दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, शोषण वायुमंडल में कार्बन मुक्त होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण अस्थायी गैस है जो लगभग 20.95% उपस्थित होती है। ऑक्सीजन जीव जंतु एवं वनस्पति में ऑक्सीजन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है। कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के जारक से ऊर्जा उत्पादन का कार्य किया जाता है, जिसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक घटक है। पेड़ पौधे एवं वनस्पति, शैवाल एवं प्रकाश संश्लेषी शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज के निर्माण के प्रक्रिया में जल एवं जैविक रूप में हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। इस प्रकार वायुमंडलीय एवं पारिस्थितिक तंत्र के
जैविक घटकों को मध्य प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के माध्यम में ऑक्सीजन चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड वसा प्रोटीन में पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोटीन निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक होती है। देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल मिलता है तो कहाँ HNO3 बनती है। ठीक है, अजैविक रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन, विद्युत गर्जन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन फिर से मिलती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल मिलता है तो क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड बनाता है। और ये जैविक नाइट्रोजन दलहनी पौधों का सदस्य होता है। अल्फा घास, शैवाल, नॉन स्टॉप बैक्टीरिया कौन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? राइजोबियम। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन करता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड अमोनिया का निर्माण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन की अंतिम स्रोत वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधों एवं जंतु प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल से अवशोषित कर उपयोग में नहीं ला पाते हैं। साथ ही चट्टान संरचनाओं में भी प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का अभाव होता है। यही कारण है कि मृदा निर्माणकारी प्रक्रम के दौरान मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अनुपस्थित रहती है। अपरदन प्रक्रियाओं के माध्यम से जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा जंतु एवं वनस्पति के अपघटन का कार्य किया जाता है तभी मृदा में नाइट्रोजन किया जाता है तभी मृदा में नाइट्रोजन उपस्थित हो जाती है। वायुमंडलीय मृदा एवं जल वनस्पति एवं जंतुओं के मध्य नाइट्रोजन का चक्रीय प्रवाह नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया। नाइट्रोजन अस्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्वांगीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनियम एवं विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है। वायुमंडल में उपस्थित तरल नाइट्रोजन जीव जंतु एवं वनस्पति के शरीर में पहुंचकर प्रोटीन के रूप में जटिल कार्बनिक संरचनाओं का निर्माण करती है, जैसे अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम और नाइट्रोजन क्षार, हाइड्रोजन ग्राही जैविक नाभिक इत्यादि। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मृदा तक पहुंचने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया जैविक दोनों ही कारकों के द्वारा संपन्न होती है। अजैविक रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ विद्युत गर्जन के समय होता है, जब वायुमंडल की स्वतंत्र ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, NO। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन की अधिकता के कारण नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2 अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। NO2 वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है एवं वर्षा के जल के साथ घुलकर ये मृदा एवं जलीय निकाय तक पहुँचती है। नाइट्रिक अम्ल मृदा में आकर कैल्शियम, पोटेशियम जैसे क्षारीय यौगिकों के साथ जुड़ जाती है एवं वनस्पति इसे मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, क्लास्ट्रिडियस
क्लास्ट्रीडियस, एजोटोबैक्टर, क्लोबैसिएला इत्यादि एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल जैसे नास्टाक, एनाबीना, ओलुसिया इत्यादि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन के रूप में स्थिरीकरण कर देते हैं। इस क्रम में प्राकृतिक रूप में दलहनी कुल के लिग्यूमिनेसी फैमिली वनस्पतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम सहजीवी संबंध के रूप में निवास करता है। एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जैविक नाइट्रोजन के रूप में स्थिरीकरण करता है। दलहनी कुल के सदस्यों में लोबिया, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, उड़द जैसी फसलों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्फाकड़ घास प्रदेश में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में पाए जाते हैं। यही कारण है कि अल्फा घास उच्च पोषण क्षमता वाली प्राकृतिक प्रोटीन से युक्त घास का उदाहरण है। मृदा में स्थिरीकरण नाइट्रोजन के वनस्पतियों के द्वारा अवशोषण की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। स्वांगीकरण का स्थान जड़ रूट होता है। तत्पश्चात वनस्पति में उपस्थित फ्लोएम ऊतकों के माध्यम से नाइट्रोजन के परिवहन की प्रक्रिया वनस्पति में होती है। जंतु एवं वनस्पतियों के द्वारा इस स्वांगीकृत नाइट्रोजन का प्रयोग विभिन्न प्रकार की आकार संरचनाओं एवं विकास में किया जाता है। तत्पश्चात जैविक नाइट्रोजन अमोनियकरण के माध्यम से अंततः अमोनिया में बदल जाती है। समुद्री जीव अथवा जल में रहने वाले जीव से ये अमोनिया के रूप में वातावरण में निष्कासित कर देते हैं, जबकि स्थलीय जीव जंतुओं में के शरीर में अमोनिया का रूपांतरण यूरिया के रूप में होता है। यूरिया के रूप में ही इसे बाह्य वातावरण में निष्कासित कर दिया जाता है। अमोनिया का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। The process in which the ammonia is converted to NO2 and the NOT is called as nitrification. जल की अत्यंत कमी वाले जंतु नाइट्रेट के रूप में से वायुमंडलीय वातावरण में निष्कासित करते हैं। वातावरण में निष्कासित नाइट्रेट अंततः नाइट्रोजन के रूप में वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया करते हैं। साथ ही नाइट्रोजन चक्र प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नाइट्रेट का गैसियस नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया फास्फोरस चक्र में क्या होता है? फास्फोरस चक्र जंतु वनस्पति पाया जाता है, चट्टानी संरचनाओं में पाया जाता है। हड्डियों के विकास में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। डीएनए में का एक घटक होता है। अपक्षय अपरदन फास्फोरस जंतुओं के डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल, हड्डियों का एवं अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसके अतिरिक्त वनस्पतियों के फलों में पकने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जंतु एवं वनस्पति का उपापचयी प्रक्रिया में भी फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत फास्फेट के चट्टानों होते हैं, जिसके अपक्षरण एवं अपरदन के परिणाम स्वरूप फास्फोरस मृदा में मुक्त होती है एवं वनस्पति के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश कर विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में उपस्थित जंतुओं तक पहुंचाता है। जंतु एवं वनस्पतियों की मृत्यु के पश्चात अपरदन प्रक्रियाओं के माध्यम से सूक्ष्मजीव फास्फोरस को पुनर्चक्रण के लिए मृदा में मुक्त कर देते हैं। और सल्फर चक्र प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक होता है केराटिन प्रोटीन। बाल और नाखून, जो केराटिन कहाँ मिलता है, प्रोटीन कहाँ होता है? बाल में होता है, नाखून में होता है, त्वचा में। वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होता है। और ये वायुमंडल में प्रेजेंट होता है SO2 के रूप में, SO3 के रूप में। जल से करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। सल्फर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है। जंतुओं में सल्फर युक्त प्रोटीन को केराटिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो बाल, नाखून, त्वचा, खुर के विकास के लिए आवश्यक होता है। सल्फर अकार्बनिक निक्षेपों, ज्वालामुखी प्रक्रिया एवं जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में SO2 और SO3 के रूप में मुक्त होती है। वर्षा जल के साथ घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड एवं सल्फ्यूरस एसिड के रूप में जलीय निकायों एवं मृदा तक पहुँचती है। इस प्रकार के अम्लों को प्रकाश के वर्षा जलों में अधिक होने के कारण अम्लीय वर्षा
के प्रभाव में वृद्धि होती है, जो जंतु वनस्पति एवं फसलों के लिए हानिकारक हैं। अम्ल वर्षा के प्रभाव में ही पारिस्थितिकी तंत्र में लाइकेन की तीव्र गति से मृत्यु हो जाती है। इसे अम्लीय वर्षा का सूचक के रूप में भी जाना जाता है। जलीय निकायों एवं वर्षा में आने के बाद सल्फर पुनर्चक्रण के लिए सरल तत्वों के रूप में मुक्त हो जाता है। अंततः इसका प्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकों के द्वारा जटिल तत्वों के निर्माणीकरण की प्रक्रिया कर लिया जाता है। पारिस्थितिकी चलिए इस लेक्चर में आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट 2-3 भाग में ख़त्म हो जाएगा। इसको जितने अधिक सुन सकते हैं सुनिए, पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि RRB JEE में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। अभी देखेंगे हम लोग कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी थियरी कंप्लीट करने के बाद सब करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।